पहला वीडियो 17 सितंबर का नरेंद्र मोदी जी का है। वो ओडिशा में एक भाषण दे रहे थे और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। पहले उसको सुन लीजिए। महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। और अब आपके सामने मैं एक दूसरा वीडियो प्ले करूंगी और ये प्ले करते हुए मुझे दुख है, तकलीफ है। इस देश की एक बेटी, ओडिशा की बेटी, जो स्वावलंबी बनना चाह रही है, जो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है, उसके साथ एक हादसा हुआ। हादसे से ज्यादा भयावह वो था जो उसके साथ ओडिशा के पुलिस स्टेशन में हुआ। वो वीडियो चलाने से पहले आपको याद दिला दूं, ये बेटी इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर की मंगेतर है, एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर की बेटी है और खुद एक लॉयर है। जरूर सुनिए उसने कैसे अपनी व्यथा ओडिशा के अंदर एक पुलिस स्टेशन में बयां करी है। पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ के एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। ये वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है। कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए। एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया और उसके बाद एक पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती, उनके ब्रेस्ट पर किक करता है और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी है। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी
और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है इस देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हाड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? कौन से सशक्तिकरण की बात होती है, यह जानना आज क्यों नहीं जरूरी है? और क्या आधी आबादी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है? और एक बात और सच है, और इस बात को मैं प्रबलता से बोलना चाहती हूं क्योंकि दोनों विषय जो हैं वो मेरे हृदय के बड़े समीप हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को, 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ में नोचा, उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ता भर नहीं हुआ, अभी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है। 2 आर्मी ऑफिसर्स, 2 आर्मी के सैनिक और उनकी महिला मित्रों और संबंधियों के साथ वो कहीं घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। एक ये कृतज्ञ राष्ट्र है जो व्यक्ति ये सोचकर सरहद पे जाता है कि या तो मैं वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा शरीर वापस आएगा, उसका हम ये बदला दे रहे हैं। और सब चुप रहेंगे, सुई टपक सन्नाटा रहेगा, इस पर कोई आक्रोश नहीं होगा, इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आपने बंगाल पर आवाज उठाई, सही किया, हमने भी बंगाल में प्रदर्शन किया। अब उठाइए इस पर आवाज, पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता था, पूछिए कि सरकार के बनते ही ऐसा दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के अंदर बेटी के साथ कैसे हुआ। आप बदलापुर पर नहीं बोलेंगे, आप बिहार पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर करते हैं। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपके वहां से आए हुए 72 घंटे नहीं हुए हैं और इस देश के सामने इस दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया सामने आया है। हमारी इस मंच से मांग है, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बनाई जाए। हमारी इस मंच से मांग है, नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े और महिला बाल विकास आयोग भाजपा का फ्रंटल बनने के बजाय इसका स्वतः संज्ञान ले। यह ह्यूमन राइट्स कमीशन का मामला है, यह मानव अधिकार का मामला है। अपराधी से बचकर हम पुलिस स्टेशन इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें सहायता मिलेगी, हमें सुरक्षा मिलेगी। और आज इस देश की आधी आबादी को नोचा पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है। I will very briefly make a statement in English on this. As you saw, Mr. Modi was in Odisha. He spoke about women empowerment. Less than 72 hours later, we have a gruesome case that's come in from Odisha. A woman
A self-employed woman who runs a restaurant, is engaged to an Indian Army officer who works in the Sikh regiment, was going back to her home when some catcalling and eve-teasing happened. She went to the nearest police station. Instead of helping her out, the police tied her hands and her feet. A male police officer came and disrobed her, took off her undergarments, kicked her on her breasts, and flashed his own private parts before her. And what he said thereafter, I cannot say it in public domain. Is this how safe our women are? The Prime Minister is absolutely silent. The BJP rightfully protested in West Bengal. What about Odisha now? Are you going to keep quiet? You don't want to speak in Badlapur? You don't want to speak in UP, in Bihar, any place that's controlled by the BJP? Are you going to keep quiet on this? The Prime Minister is too busy campaigning. He doesn't have the time. We don't know who India's Women and Child Development Minister is because she rarely speaks. She doesn't speak, in fact. Women MPs of the BJP would rather be elected to parliament than to open their mouths on women's security, safety and their empowerment. The Women Commission in India is as good as a frontal of the BJP. But how is this tolerable? How will this be tolerated? Who can justify this? And this is happening not to someone who's not educated, who doesn't know her rights. She's a lawyer. She's engaged to an officer from the Indian Army of the Sikh regiment. And not just that, this has happened to the wife of the Kargil warrior in Manipur. It happened to female companions of our army officers in Madhya Pradesh. What exactly is happening in this country? Where are women safe? If women are not going to be safe in police stations, because quite frankly in this case, the crime against that woman, the sexual exploitation against that woman happened inside the police station. And who's answerable for that? 100 दिन की सरकार आप आज मना रहे हैं उड़ीसा में, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही है? 2-4 पुलिस अफसरों के तबादले से चुप रह जाएगा यह देश? आपके सवालों का अगर इस मुद्दे पर हो तो स्वागत. Our first and foremost action is acknowledgement of what happened to that woman inside the police station. At least acknowledge what happened to her. Accept that crime against women are going up unchecked, unabated. That's the reality. That's our first demand. Don't gloss over it. Don't pretend women in this country are safe, because they're not. Women in this country are not safe. They are not safe if they are laborers in the field. They are not safe if they are doctors in the hospital. They are not safe if they are working in 9-to-5 jobs. They are not safe. So first the BJP has to accept it, acknowledge it. मेरा अपना मानना है, सबसे पहले आप ये माननीय तो कि औरतों का, आधी आबादी का कोई सुरक्षा नहीं है इस देश में. चाहे वो अंगूठा छाप एक लेबर हो, खेतों में काम करने वाली, एक डॉक्टर हो, 9 से 5 ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या फिर वो बेटी हो उड़ीसा की जिसके साथ ऐसा हुआ. कौन सेफ है? हमारी पहली डिमांड है, प्रधानमंत्री को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए. और संरक्षण जब आप ऐसे लोगों को दीजिएगा तब ऐसे कांड होंगे. असलियत यह है कि इन लोगों का हौसला और इन लोगों का खौफ इसलिए नहीं जाता, इन लोगों का हौसला इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनको पता है ये कोई भी दरिंदगी कर दे, इनको बीजेपी का संरक्षण मिलता रहेगा. वो संरक्षण कुलदीप सिंह सेंगर को मिला, वो IIT BHU के दरिंदों को मिला, वो ब्रिजभूषण को मिला, वो रामदुलार गोंड को मिला, वो तमाम उन नेताओं को. कर्नाटक का MLA जिसके खिलाफ FIR हुई, जो 2 साल तक एक महिला का रेप करता रहा, उन सबको बीजेपी का संरक्षण मिलता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगेंगे, वो ब्रिजभूषण की चिरौरी करेंगे और महिलाओं के लिए नहीं खड़े होंगे. ये असलियत है. I have to say that in Sambal today, I read that news. It's absolutely shocking. एक लड़की जो कि रेप पीड़िता है, अपने भाई और मां के साथ जा रही थी. एक आदमी आता है जो आरोपी है, जेल से छूटकर गोली से मारकर उसकी हत्या कर देता है. इस कानून व्यवस्था का आप ब्यौरा दे रहे थे. इस कानून व्यवस्था को आप नजीर मान के उत्तर प्रदेश का मॉडल चलाना चाहते हैं. यह असलियत है. कहां है बेटियां सेफ? इस देश की बेटियां कहां सेफ है? पहले उस लड़की का रेप हुआ, आरोपी को सजा हुई,
सजा से निकलते ही जब वो जेल से बाहर आया, उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया दिन दहाड़े। क्या कर रही थी योगी जी की पुलिस? क्या कहेंगे भाजपा के लोग? इस जंगल राज, भाजपा का जंगल राज उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक साफ दिख रहा है। बीजेपी ना देखना चाहे वो उनकी चॉइस है, लेकिन उसका जो भुगतान है, उसकी जो कीमत है, वो इस देश की आधी आबादी, इस देश की बेटियां चुका रही हैं। मैम, पिछले महीने प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जलगांव गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि महिलाएं पहले अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए थाने जाने से डरती थी। हमने सख्त कानून बनाए हैं, हम बीएनएस लेके जाएं, महिलाएं अब थाने जाएं, खुलकर शिकायत लिखाएं। अब महिलाएं अगर थाने जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती, फिर महिलाएं कहां जाएंगी? महिला मुझे नहीं पता कहां जाएंगी। मैं तो एक महिला होने के नाते आपके सामने खड़े होकर बेबस होकर आज ये कह रही हूं, मुझे नहीं पता कि अगर महिला के खिलाफ अपराध हो तो महिला कहां जाए। क्योंकि बीजेपी राज्यों में तो जब वो पुलिस स्टेशन जा रही है तो उसके साथ ये हो रहा है। मुझे नहीं पता महिलाओं को कहां जाना चाहिए। बीजेपी को हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ अपराध हो जाए तो हम कहां जाए। अगर नाबालिग बेटियों के साथ अपराध होता है तो तब तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है जब तक 500 लोग सड़क पे आके आंदोलन नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता, ये तो बीजेपी बताएगी। मैं व्यथित हूं, मैं परेशान हूं, मैं खुद बेबस आज महसूस करती हूं, क्योंकि कहां जाएंगी लड़कियां? आपके साथ कुछ गलत होता है, आप इस उम्मीद से पुलिस स्टेशन जाते हैं रात को, दिन में, किसी भी वक्त कि यहां जाकर मैं सेफ हो जाऊंगी। और बर्बरता और जघन्य जो विभत्स वाक्य है वो आपके साथ पुलिस स्टेशन में हो रहा है। तो कहां जाए बेटियां? ये सवाल आप लोगों को उठाना चाहिए ना, पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से। कहां जाए इस देश की बेटियां? आपने कौन से कानून बना दिए और उन कानूनों का किसको फायदा हो रहा है? हम हिंदुस्तान का विपक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। अगर हम कुछ गलत होते हुए देखेंगे तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे। हम आम जनता के सवाल, उनकी समस्या, उनकी व्यथा उठाएंगे और यह हमारा काम है। जब सरकारें सत्ता में बैठकर देखना और सुनना बंद कर देती हैं तो उन सोती सरकारों को जगाना विपक्ष का काम होता है। तो हम आज नहीं, हम कल भी अगर कुछ ऐसा होगा तो उस घटना को उठाएंगे। सरकार में तो हम हैं नहीं कि हम प्रशासन चलाने लगे। हम तो सोती हुई सरकार को जगा सकते हैं, बेटियों को सुरक्षित रखने की मांग कर सकते हैं। लेकिन बेटियां जाग रही हैं ना इस देश की। 400 पार नारे वाले ऐसे ही थोड़ी 240 पे आ गए। ऐसे ही थोड़ी हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र सब हारेंगे, क्योंकि आधी आबादी देख रही है उनके साथ क्या हो रहा है। महिला आयोग इस देश का महिला आयोग नहीं है। महिला आयोग इस देश की महिलाओं के लिए नहीं है। महिला आयोग बीजेपी का फ्रंटल है। महिला आयोग में बीजेपी के कार्यकारी में जो महिलाएं होती हैं वो भरी जाती हैं, महिला कार्यकर्ता, और उनसे बीजेपी का चरण वंदन कराया जाता है। उनको महिलाओं के खिलाफ अपराध जरूर विपक्ष शासित राज्यों में दिखता है, लेकिन वो बिल्कुल मुंह सी लेती हैं जब उनको भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध की बात करनी होती है। उसका ना संज्ञान लिया जाएगा, ना कोई कार्रवाई की जाएगी, ना हवाई जहाज से, ना ट्रेन से, ना बस से वहां जाया जाएगा। महिला आयोग से मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि महिला आयोग बीजेपी का संगठन है। वो महिला मोर्चा का एक सब संगठन बन चुका है।